साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया गया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार जताया जा रहा है। लाइव तस्वीरें ओटीएस जयपुर से देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर कल जो ऐलान लिया गया कैबिनेट की बैठक में फैसले के बाद घोषणा मुख्यमंत्री ने की। पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को कम किया गया, जिस पर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से खुशी का इजहार किया गया है, आभार व्यक्त किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और ये जो प्रतिनिधि हैं पेट्रोल डीजल एसोसिएशन, राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मुलाकात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा था, इससे एक तो माफिया खत्म हो जाए, पूरा पेट्रोलियम क्या शुभ नाम आपका? हाँ, मैं आया था, आप नहीं मिले लेकिन तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आभार व्यक्त किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। पगड़ी पहनाकर, राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की शान, ये पगड़ी पहनाकर, भगवा केसरिया पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जा रहा है। और यहां बड़े चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के चेहरे पर, पिछले दिनों हड़ताल पर गए थे, पूर्ववर्ती सरकार में भी लगातार हड़ताल पर जाते थे, अलग अलग इनकी मांगे थीं। वैट की दरों को कम करने की बात की जा रही थी और साफ तौर पर ये अब राहत की बात है, चूंकि पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का यही कहना था। देखिए, मुंह मीठा भी मुख्यमंत्री का कराया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। जो फैसला राजस्थान की सरकार ने लिया है, मुख्यमंत्री भजनलाल ने जिसकी जानकारी कर ली है, कैबिनेट की तरफ से यह फैसला लिया गया, उसको लेकर बड़ी खुशी का इजहार यहां पर है। आम लोगों में भी खुशी है और पेट्रोल डीजल यानी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। मुंह मीठा कराया गया, गुलदस्ता भेंट किया गया, ये पगड़ी पहनाई गई और मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप करते हुए आभार व्यक्त किया जा रहा है। एक एक करके परिचय ये पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं वो अपना करा रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो मुलाकात करने के लिए ओटीएस पहुंचे हैं ये राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन से जुड़े हुए प्रतिनिधि और आभार व्यक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। जाहिर तौर पर जो फैसला लिया गया है वो आम जन से लेकर व्यापारी जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के उनको भी इससे लाभ होगा। आगे की खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस के 15 प्रत्याशियों को लेकर, यानी जो राजस्थान के बचे हुए 15 दावेदार हैं, प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनको लेकर मंथन लगातार चल रहा है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर कवायद की जा रही है कांग्रेस के अंदर। लोकसभा कोऑर्डिनेटर, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जा रही है। जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास और डॉक्टर महेश जोशी ये दो दावेदार माने जा रहे हैं। जयपुर से रफीक खान और स्वर्णिम चतुर्वेदी भी वैसे दावेदार हैं। करौली धौलपुर से अनीता जाटव, ममता भूपेश, लखीराम बैरवा भी कांग्रेस की तरफ से टिकट की दौड़ में माने जा रहे हैं। अजमेर से बात करें तो विकास चौधरी का नाम है, रामचंद्र चौधरी भी इस दौड़ में हैं। रामनिवास गावड़िया की भी दावेदारी अजमेर की लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से मानी जा रही है। और दूसरी ओर झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया और राम नारायण मीणा ये भी दावेदार माने जा रहे हैं। कोटा की अगर बात की जाए तो अशोक चांदना, शांति धारीवाल और राम नारायण मीणा ये 3 नाम हैं जिन पर माना जा रहा है कि कांग्रेस मंथन कर रही है। बाड़मेर से बात की जाए तो हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम और प्रभा चौधरी, यहां पर भी 3 नामों का पैनल बताया जा रहा है। भीलवाड़ा से धीरज गुर्जर, रामलाल जाट और राजेंद्र त्रिवेदी, बीकानेर से भी दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से अर्जुन बामणिया प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दौसा से मुरारीलाल मीणा और कमल मीणा और ओम प्रकाश हुडला माने जा रहे हैं दावेदार। सीधा रुख करते हैं, राकेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से जुड़ रहे हैं। तो मंथन लगातार राकेश किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर, 15 सीटों पर कौन दावेदार होगा और ये जो नाम सामने आ रहे, क्या ये माना जाए कि ये एक पैनल तैयार किया गया, अब ये पैनल आगे कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के पास जाएगा और फिर वहां पर अंतिम मोहर लगेगी? बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से चुनाव की तारीख आने जा रही है और अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर के जल्द ही घोषणा कर सकती है, क्योंकि 17 तारीख को राहुल गांधी
की महाराष्ट्र में बड़ी सभा है, इसमें प्रदेश के सभी कांग्रेसी नेता जाएंगे, साथ ही एआईसीसी के तमाम जो नेता हैं वो भी इसमें जाएंगे। इससे पहले सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो सकती है, जिसमें जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनको लेकर के मंथन होकर संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही 1-2 दिन में यह बैठक होगी। जहां तक राजस्थान में चूंकि 10 प्रत्याशी अभी तक कांग्रेस ने घोषित किए हैं, 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी है, तो इन सीटों के लिए पार्टी में जिस तरीके से जो मंथन चल रहा है, चाहे वो जातिगत समीकरणों को देखा जा रहा है, महिलाओं को किन सीटों पर जो वजन दिया जाए वहां पर ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ऐसे मजबूत प्रत्याशी जो है तलाशे जा रहे हैं, जो चूंकि पिछले 2 बार से 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस अपना खाता राजस्थान में नहीं खोल पाई है। अब किस तरीके से यहां पर राजस्थान लगभग 10 से 12 सीटें कम से कम जीत सके, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दौसा में जिस तरीके से जो दौसा या सभी हम लोकसभा क्षेत्र वाइज जो सीटें हैं उन पर बात करें तो दौसा में मुरारी लाल मीणा मौजूदा विधायक हैं और सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। दौसा में गुर्जर और मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, तो चूंकि वहां पर जो लखन जो पूर्व मंत्री हैं उनके बेटे कमल मीणा भी दावेदार हैं और जो पूर्व विधायक रहे हैं ओम प्रकाश हुड्डा वो भी दावेदार हैं, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी जो है मुरारी मीणा की। इसी तरीके से जो पाली सीट पर कांग्रेस महिला प्रत्याशी को तवज्जो दे सकती है, क्योंकि यहां दिव्या मदेरणा और संगीता बेनीवाल दोनों दावेदार हैं। जो दिव्या मदेरणा हैं वो मदेरणा परिवार से रही हैं, जिनका वहां की राजनीति में एक बड़ा जो है वजूद रहा है। दूसरी तरफ उदयलाल आंजना जो है ये भी प्रबल दावेदारों में से हैं, क्योंकि उदयलाल आंजना वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और एक प्रभावशाली समाज सेवी के रूप में इनकी वहां पर पहचान है। कोटा में अशोक चांदना और शांति धारीवाल के साथ साथ रामनारायण मीणा ये तीनों प्रत्याशी हैं। तो अब अशोक चांदना मौजूदा विधायक हैं, जबकि जो शांति धारीवाल हैं वो एक कद्दावर मंत्री रहे हैं, पहले कई बार मंत्री रहे हैं, अशोक गहलोत के सबसे विश्वसनीय मंत्रियों में से एक हैं। तो अब समीकरण जब हम देखते हैं जयपुर की तरफ आते हैं, तो जयपुर में चूंकि जयपुर ग्रामीण और जयपुर 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों पर अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जिसमें जयपुर शहर में कांग्रेस एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जिसमें चूंकि प्रताप सिंह खाचरियावास एक सर्वमान्य नेता के तौर पर यहां जाने जाते हैं और छात्र राजनीति से ही उन्होंने अपना राजनीतिक वजूद बनाया है। महेश जोशी पहले सांसद रह चुके हैं, इसलिए दावेदारी उनकी भी है। हालांकि पिछली बार जब विधायकों के इस्तीफे के प्रकरण में जो है केंद्रीय आला कमान ने महेश जोशी को लेकर के नाराजगी भी जताई थी, तो ये उनके लिए एक नकारात्मक पहलू हो सकता है। जयपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो जयपुर ग्रामीण सीट पर कांग्रेस मनीष यादव पर दांव खेल सकती है, क्योंकि मनीष यादव हाल ही में जो है शाहपुरा से विधायक का चुनाव जीते हैं। इसके अलावा वहां से जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं लालचंद कटारिया, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। ऐसे में जयपुर ग्रामीण इलाके में कांग्रेस को मजबूत प्रत्याशी की तलाश है, जिसमें कोई युवा जाट चेहरा या राजपूत चेहरा भी हो सकता है। तो तमाम ऐसे जो समीकरण हैं जो लोकसभा क्षेत्र वाइज उन पर अब कांग्रेस में मंथन होगा कि कहां किस आधार पर कौन सा प्रत्याशी जिताऊ है, उनके समर्थकों की संख्या वहां पर किस तरीके से है, जो पार्टी में उनकी मौजूदा स्थिति क्या है और किस तरीके से जो है वो एक सर्वमान्य नेता बन सके है और लोग वहां उसको वोट दे करके और एक विजेता प्रत्याशी बना सके। हमारी बातचीत हुई थी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से, उनका मानना है कि इस बार लोकसभा सीट में वो 10 से 12 सीटें कांग्रेस यहां से आसानी से निकाल सकती है। ऐसी कांग्रेस उम्मीद लगा करके चल रही है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से लोकसभा के प्रत्याशी सामने आते हैं और मतदान का प्रतिशत रहता है वो किस तरीके से निर्भर करता है। राकेश, नजर बनाए रखें जो कांग्रेस का घटनाक्रम चल रहा है, टिकटों को लेकर आपसे बात करेंगे, आगे अपडेट लेंगे, क्योंकि कल चुनाव की भी घोषणा होनी है और बीजेपी की तरफ से भी कौन दावेदार होंगे बाकी बची हुई 10 सीटों पर, इस पर मंथन राजस्थान को लेकर चल रहा है। दूसरी लिस्ट को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। दौसा से कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं वो बताते हैं आपको। दौसा से अर्चना मीणा और जगमोहन मीणा हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है उम्मीदवार, इन पर चर्चा चल रही है। करौली धौलपुर सीट की बात करें तो इंदू जाटव, हरिराम जाटव, मधुसूदन जाटव, मनोज राजौरिया, इन पर पार्टी मोहर लगा सकती है उम्मीदवार के तौर पर। टोंक सवाई माधोपुर, सबकी नजर इस सीट पर है। सुनीता बैंसला का नाम हो सकता है। सौम्या गुर्जर पर चर्चा की जा रही है। अलका गुर्जर के नाम पर भी मंथन है। सुखबीर जौनापुरिया सिटिंग एमपी हैं, उनको हो सकता है फिर से दोबारा टिकट मिल जाए। भीलवाड़ा की बात करें तो रिजू झुंझुनवाला, सुभाष बहेड़िया के नाम चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से दावेदारी की दौड़ में। और जयपुर शहर में रामचरण बोहरा, अरुण चतुर्वेदी के नाम
के अलावा मुकेश दाधीच का नाम भी चर्चा में चल रहा है बीजेपी की तरफ से। जयपुर ग्रामीण में श्रवण सिंह बगड़ी, राव राजेंद्र सिंह, भानु प्रताप सिंह, ये नाम महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ने की दौड़ में बीजेपी की तरफ से झुंझुनू की बात करें तो हर्षणी कुलहरी, शुभकर्ण चौधरी, सुभाष पूनिया। इसके अलावा राजसमंद में राजेंद्र राठौड़ का नाम प्रमुखता से चल रहा है। भवानी सिंह का भी नाम राजसमंद लोकसभा सीट से चल रहा है। करणवीर सिंह भी इस दौड़ में माने जा रहे हैं। अजमेर की सीट पर सतीश पूनिया को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है या फिर सिटिंग एमपी, भले ही वो विधानसभा में चुनाव हार गए हों, भागीरथ चौधरी पर भी दांव आजमाया जा सकता है। श्रीगंगानगर में कैलाश मेघवाल और निहाल चंद मेघवाल, इन दो नामों पर बीजेपी की तरफ से मंथन चल रहा है। 10 सीटें बची हुई हैं बीजेपी की तरफ से, जिनका ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में 15 सीटों का ऐलान पहले ही हो गया था। 2 लिस्ट अब तक बीजेपी की आ चुकी हैं, लेकिन पहली लिस्ट में ही राजस्थान के 15 उम्मीदवार थे। दूसरी लिस्ट जो 72 उम्मीदवारों की थी, उसमें एक भी राजस्थान का बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था। अब ये उम्मीद जताई जा रही है, ये माना जा रहा है कि मंथन काफी आगे जा चुका है और इस मंथन के जरिए बहुत जल्द ही 10 सीटों पर बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट, राजस्थान की दूसरी लिस्ट के जरिए ये सभी नामों का ऐलान किया जा सकता है। कुछ जो संभावित दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको एक एक करके देखिए बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट जाहिर तौर पर जल्द आएगी, जिस तरीके से कांग्रेस में मंथन चल रहा है। राजस्थान से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ तो 25 की 25 आएंगी ही, लेकिन पूरे भारत में एनडीए 400 पार जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। 400 पार के बाद भी 410 के बाद ही आएगी। और राजस्थान से तो ये इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि 25 की 25 सीटें इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के पाले के अंदर आएगी। ये हो क्या रहा है दादा, ये फोन खराब है। तो यहां हमारे सहयोगी संवाददाता बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। यहां पर वो बीजेपी के नेताओं से बात करते हुए और साफ तौर पर यहां जो टिकट चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो लगातार अब अंतिम दौर में अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए यहां चक्कर लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हैं। तो बाबूलाल, अंतिम दौर में माना जाए ये मंथन है, 10 सीटें और दावेदार हर सीट पे 2-3 नजर आ रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल 3-3, 4-4, 5-5 भी दावेदार हैं। आखिरी वक्त किसके नाम पर सहमति बन जाए, किसके नाम पर लॉटरी खुल जाए, ये तो अभी देखना बाकी है। मगर सब बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो कमल के निशान पर और पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो उनको लगता है कि किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, मोदी लहर में वो जीत ही जाएंगे। और जिस तरह से कल न्यूज 18 का ओपिनियन पोल आया है और उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है राजस्थान की सभी सीटों पर, तो उसके बाद तो और भी ज्यादा जोश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, दावेदारों का और जो उम्मीदवार बन गए उनका। तो अभी बीजेपी के खेमे में जबरदस्त उत्साह की लहर है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को यकीन है कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर पार्टी चाहे जिसको खड़ा कर दे, पीएम मोदी के नाम पर लहर चलेगी और मोदी मैजिक एक बार फिर से राजस्थान में सभी 25 की 25 सीटें जिता देगा। इसलिए इस बार दावेदार जो बाकी बची सीटें हैं उन पर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और माना ये जा रहा है कि इसमें भी, यानी इस जो दूसरी सूची आएगी इसमें भी कम से कम 5 टिकट बदल दिए जाएंगे। 5 जो सांसद हैं वर्तमान के, उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो उन सांसदों को लग यही रहा है कि उनके पास में कोई चारा नहीं है टिकट बचाने का, क्योंकि दिल्ली सब कुछ देखकर, सोचकर, समझकर, ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर, विभिन्न सर्वे के आधार पर टिकट तय करती है। तो कई जो वर्तमान सांसद है उन्होंने तो खुद को मनाना शुरू कर दिया है कि टिकट कट भी जाए तो बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि उनको यही पता है कि पीएम मोदी के नाम पर पिछला चुनाव भी वो जीत करके आए थे। नहीं तो उनमें खुद में इतना दमखम नहीं था कि वो चुनाव जीत करके आ सकते थे। तो इस बार भी आप देखिएगा श्रीगंगानगर में 5 बार के विधायक सांसद हैं, निहाल चंद मेघवाल केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, उनके टिकट पर संकट मंडरा रहा है। इसके बाद में जो सिटिंग एमपी हैं झुंझुनू के नरेंद्र खीचड़, वो चुनाव हारे हुए मंडावा में, तो उनके नाम पर भी अभी संशय बरकरार है। बिल्कुल, ये संशय तो तभी हटेगा बाबूलाल जब लिस्ट आएगी और बाकी 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। किसकी उम्मीद टूटती है,
किसका सपना टिकट मिलने का पूरा होता है। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ता को अरेस्ट किया है। राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। राज्यपाल को ज्ञापन देना चाह रहे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता और इसी दौरान पुलिस की तरफ से ये अरेस्टिंग की कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से, छात्र कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है और राज्यपाल के दौरे को लेकर ये पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बताना चाहेंगे कि राज्यपाल को ये एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे और इसी बीच ये ऐसी स्थिति बनी कि यहां पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्हें हिरासत में लेना पड़ा। अब हम भी भारतीय, जी हां, खबर राजधानी जयपुर से, जहां आज 6 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता मिली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शेफाली कुशवाहा ने सभी पाक विस्थापितों को प्रमाण पत्र दे दिया है, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। भारत की नागरिकता मिलने पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में हम कराची में रहते थे, वैसे सिंध के हैं, कराची में रहते थे। हम 2010 में इधर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आने के बाद। मतलब एक आज़ाद खुला माहौल है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार हम पाकिस्तान गए भी थे तो वहाँ जाके जैसे बच्चे, अपने आप को ऐसा लग रहा था कि हम एक कैद में आ गए हैं। तो बच्चे कहने लगे कि यहाँ से जल्दी चलो मम्मी, यहाँ पे हमें रहना ही नहीं है। पाकिस्तान में मतलब ऐसा माहौल था, बस उससे निकल के यहाँ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2013 में आया था परिवार के साथ और बाकी जो यहाँ आना ही था, अपना देश जो अपना ही होता है। और बाकी एजुकेशन के पर्पस भी यहाँ रहता ही है स्टार्टिंग से कि भाई हम इंडियन एजुकेशन पे हमेशा बिलीव रहा है। और यहाँ आके अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है जो अभी आज जैसे हम नेशनलिटी मिल रही है। दुख दर्द झेल के मेरे को हिंदुस्तान की नागरिकता लेनी थी, वो मेरा ख्वाब, मेरे बच्चों का ख्वाब पूरा हो गया। जय हिंद। बिल्कुल बढ़िया, खुश हैं यहाँ पे। मानसरोवर में रह रहे हूँ जी जी 2014 में आए थे जी। परिवार पूरा यही है, सेफ्टी है, काम कार कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ बड़े खुश हूँ। कितना टाइम लगा नागरिकता में? 8-9 साल तो हो गए। 8-9 साल की पूरी प्रक्रिया चली लंबी। अब आइए धौलपुर की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर डीएसटी की टीम और बाड़ी सदर थाना पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की और कचहलपुरा गांव में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान टीम को फैक्ट्री से 5 देसी तमंचे, 7 खाली खोखे, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन के अलावा हथियार बनाने वाले उपकरण भी जब्त किए गए हैं। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर में जासूसी के आरोप में आर्मी की वर्दी के स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया गया। वर्दी स्टोर संचालक पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोपी को कोटपुतली बहरोड़ जिले के नीमराना से पकड़ा गया है। युवक 3 पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस 22 साल के आनंद राज सिंह से पूछताछ में जुटी हुई है। आनंद राज सिंह सूरतगढ़ आर्मी कैंट के बाहर वर्दी स्टोर चलाता है। हनी ट्रैप में फंसाकर हासिल की गई है सामरिक महत्व की जानकारी और अब ये पुलिस के शिकंजे में कस चुका है, आ चुका है। हनुमानगढ़ टाउन के भारत माता चौक पर बीती रात 2 अज्ञात चोर कटर से एटीएम काटकर अपने साथ ले गए। एटीएम को कार में डाला और एटीएम को कार में डालकर ले जाने का यह सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पहले तो इन शातिर चोरों को देखिए, एटीएम को कटर से काट रहे हैं। एटीएम को किस तरीके से कटर से काटा गया, बाकायदा पूरा साजो सामान लेकर साथ में आए थे। ये सारी तस्वीरें यहाँ सीसीटीवी में कैद हुई हैं। घटना के बाद टाउन पुलिस की गश्त और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं कि कितने खुलेआम एटीएम पर इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिए गए। एटीएम ही काटकर अपने साथ ले गए। वहीं वारदात की जानकारी मिलने पर टाउन पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है, लेकिन मामले में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। साथ ही एटीएम में कितना कैश था, इसकी भी जानकारी बैंक मैनेजर ने अभी टाउन पुलिस को नहीं दी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एटीएम के
चोरों की जो एटीएम को कटर से काट रहे हैं। कटर से काटने के बाद एटीएम के अंदर वो बॉक्स को निकालकर अपने साथ ही ले जाते हैं। जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र से खबर है, जहां पर देर रात लोगों के घरों में तेंदुआ घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये देखिए कैसे चहलकदमी करता हुआ शहर के बीचों बीच कॉलोनी में ये तेंदुआ दिखाई दे रहा है। सूरसागर क्षेत्र के कालूराम जी की बावड़ी इलाके की घटना है। जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के पग मार्क लिए हैं। क्षेत्र में तेंदुए को तलाश रही है फिलहाल वन विभाग की टीम कि आखिर ये तेंदुआ कहां गया होगा। हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर आज कोटा में पूरी तरह से न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया है। बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना की घोषणा हुई है। वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों के साथ स्टैंप वेंडर, नोटरी और टाइपिस्ट ने भी कार्य का बहिष्कार कर दिया है। वहीं वकीलों ने कल न्यायिक कार्य स्थगित कर रैली निकाली थी और आक्रोश भी जाहिर किया था। मामले में अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने कहा है कि देश के कानून मंत्री केवल बीकानेर क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानून मंत्री को बीकानेर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बीकानेर के साथ साथ कोटा और उदयपुर में भी वर्चुअल बेंच स्थापना की घोषणा करनी चाहिए थी। काफी रोष है क्योंकि एक तरीके से जितनी हमारे राजस्थान में जो 5 रेंज बनी हुई है, 5 रेंज में से कोटा रेंज को जिस तरीके से इनके द्वारा एक व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई की जाकर, और हमको सबसे पहले ये कहा गया अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने कि हम जब भी खोलेंगे, जब हम तीनों जगह खोलेंगे, हम इस बात का विरोध नहीं करते कि मतलब बीकानेर में जो खोल ली, हम इस बात का विरोध करते कि आपने उदयपुर में क्यों नहीं दिया और हमको क्यों नहीं दिया।